हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस शानदार सीरीज कहानी 57 से 47 तक के पार्ट 11 में, अध्याय 11 में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप पहले हमारे पार्ट्स देखिए ताकि आपको पता चले कि कहानी किस कदर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी शानदार इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो आइए शुरू करते हैं कहानी 57 से 47 तक विद हिस्टोरियन प्रकाश दुबे। ओके, सो प्रकाश अब ये बताओ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ तो जैसा आपने पिछले स्टोरी में बताया कि कांग्रेस में अब दो पार्ट दिख रहे हैं, एक जो सरकार में रह के चेंजेस लाना चाहते हैं और एक जो सरकार से बाहर रह करके चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है। और इधर राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी एचआरए एक पार्टी भी क्रिएट कर ली है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे फर्दर क्या कंटिन्यूएशन प्रोसेस में? राइट, सो थैंक यू सो मच। सो अब हम लोग आगे जाते हैं कि हम लोग देखते हैं जो रेवोल्यूशनरीज हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा जो पार्टी बनाई गई है एचआरए, अब वो ऑर्गेनाइज रूप से एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करना चालू कर देंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब सबसे पहले ये आता है कि जब ये लोग रेवोल्यूशन करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, बिकॉज इन लोग का जो प्लान था कि हम लोग को सरकार बनानी है, हम लोग को उसके लिए पैसा चाहिए होता है किसी आंदोलन करने के लिए। बिल्कुल। तो जो सबसे पहला केस होता है वो होता है काकोरी केस। ओके, द मोस्ट फेमस काकोरी, द मोस्ट फेमस रेवोल्यूशनरी केसेस में से एक है ये। तो जो इम्प्लीमेंट हुआ था, जो एग्जीक्यूट हुआ था जो ये प्लान को, सो काकोरी यूपी की में एक उसमें आता है जो जहाँ पे उस ट्रेन में जो सरकार का खजाना जा रहा था उसको ये लोग प्लान करते हैं लूटने का। तो इसमें जो मेन लीडर्स रहते हैं वो होते हैं अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, और कहीं ना कहीं पीछे जो बैकग्राउंड में रहते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद जी रहते हैं, बट वो उस दिन उस रॉबरी में नहीं रहते हैं। ओके, सो अब ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं और काकोरी के पास वो ट्रेन को लूट लिया जाता है। ये कब का मतलब? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 के तरफ, मतलब 9 अगस्त को। हाँ, 9 अगस्त। आज हम लोग जब रिकॉर्ड करें तो मतलब अभी हाल ही फिलहाल में इसकी एनिवर्सरी थी। ओके, सो अब ये जो हो जाता है इसके बाद गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस पहुंचता है, बिकॉज उनकी पूरी ट्रेजरी को लूट लिया है सॉर्ट ऑफ। तो अब इसको गवर्नमेंट इनको पकड़ने की कोशिश करती है और जो मेन लीडर्स थे एचआरए के, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाकुल्ला खान हो गए, इन सबको कैप्चर कर लेती है, मतलब पकड़े जाते हैं। ओके। और फिर मतलब ये समझ में आता है कि जितना जल्दी ये लोग एक चीज को एक्टिवेट करते हैं, जितना जल्दी एक्टिवेट करते हैं प्लान को, उतने जल्दी ये उनका जो पूरा रेवोल्यूशन होता है ये खत्म भी हो जाता है, इसको गवर्नमेंट खींच भी लेती है। मतलब ब्रिटिशर्स इक्वली पावरफुल हैं उस रिवॉल्यूशन को दबाने में। तो अब यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की भी धुलाई चल रही है, पर ये अभी कुछ दिन महीने तक छुप जाता है और बिस्मिल जी को और अशफाकुल्ला खान को, इन दोनों को फांसी हो जाती है। सो चंद्रशेखर आजाद जी अब भाग रहे हैं। अब ये वापस से 1-1.5 साल में वापस से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब यहाँ पे जो एक नया ब्लड है, जैसे भगत सिंह, भगवती चंद्र बोहरा और सुखदेव, राजगुरु, ऐसे जो नए खून हैं वो भी अब इस दल में आने लग गए हैं। अब यहाँ पे जो भगत सिंह है उनका भी राइज होने लग गया था। अब मैं थोड़ी सी उनकी स्टोरी बता देता हूं। भगत सिंह के बारे में आई बिलीव बहुत से लोग जानते हैं, बट बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं। राइट, उनको जानते समय पर उनको पहचानते बहुत कम है। सो भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में। उनका जो पारिवारिक जो हमेशा से रहा है वो एक रेवोल्यूशनरी रहा है। मैंने अजीत सिंह के बारे में इनकी कहानी बताई थी। फिर ये इनकी जो पढ़ाई होती है वो आर्य समाज के मतलब उसी में इंस्टीट्यूशन में होती है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्ट लेते हैं, फिर ये स्कूल जाते हैं, फिर इनका कॉलेज होता है। कॉलेज भी ये लाहौर में इनकी पढ़ाई होती है। उसी समय ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था रशिया में, उसके मतलब कांटेक्ट में आते हैं और समझते हैं कि जो जब तक सोशलिज्म नहीं आएगा, जब तक सर्वहारों का जब तक उनका उद्धार नहीं हुआ तब तक देश में कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जो एचआरए है वो HSRA भी बन गया था। बिल्कुल। फिर अब धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं मतलब सॉरी मैं टोक रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये रशियन रिवॉल्यूशन से भी उसमें प्रभावित, बहुत ज्यादा प्रभावित, ये पढ़ रहे होंगे उन सब चीजों को। जो लेनिन के आइडियाज हैं, मार्क्स के आइडियाज हैं, इन सबको पढ़ रहे थे, बिकॉज ये उस समय बहुत ज्यादा फेमस। फिर ये मजीनी जो इटली में हुआ था उससे प्रभावित होकर एक नौजवान सभा बनाते हैं। आपको याद होगा सावरकर ने भी अभिनव भारत करके एक सभा बनाई थी मजीनी से ही होकर के। तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो बाहर के जो हम लोग के इंटरनेशनल जो हमेशा से एक
इंस्पिरेशन का काम हमेशा करते से इंस्पिरेशन का काम करते हैं। ओके। जलियांवाला बाग भी इनको झकझोर के रख देता है। फिर जिस तरीके से गांधी जी मूवमेंट वापस कर लेते हैं, एक जो लीडरशिप जो क्वेश्चन हुआ था गांधी जी के ऊपर, इनके मन में भी आता है और ये सोचते हैं कि जो गांधी जी का जो तरीका है स्वराज दिलाने का, देखिए यहाँ पे जो गोल है सबका वो है स्वराज ही, मतलब वो है सबको इंडिपेंडेंट कराना, बट ये बोलते हैं कि जो गांधी जी का जो तरीका है वो सही नहीं है। ओके। अब इसी बीच जब मैं ये जो घटनाएं बता रहा हूँ 1927 में साइमन कमीशन भी आता है। साइमन कमीशन क्या है मैं इसको सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो अच्छे से बताऊंगा, बट इसी कमीशन में जो जितने भी भारतीय रहते हैं वो इस कमीशन से बहुत नाखुश रहते हैं और इसी का विद्रोह करते हैं। और जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो लाहौर में ये लोग सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें लाला लाजपत राय जी भी इनके साथ रहते हैं। और उसी बीच मैं एक चीज और बताऊं यहाँ पे ऐड करूं तो लाला लाजपत राय की ये कड़ी निंदा भी किए थे एक साल जस्ट पहले। कौन? भगत सिंह जी। अब भगत सिंह लाला लाजपत राय सब लोग एक उसमें है, एक साथ है और अब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट कर रहा है, एंटी साइमन कमीशन चल रहा है 1928 में। तो यहाँ पे 1927 में ही जब प्रोटेस्ट चल रहा होता है तो लाठी चार्ज हो जाता है और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी, जिसको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, उनको लाठी लग जाती है सर में और उनकी डेथ हो जाती है। ओके। इस बात से पूरा जो इतना भी रेवोल्यूशनरीज रहते हैं पूरे सदमे में पड़ जाते हैं, बिकॉज बहुत बड़े लीडर रहते हैं उस समय के, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े नेता हैं, बिकॉज उन्होंने फोर फ्रंट में आगे जाके बहुत सारा काम किया था। ये मतलब लाला लाजपत राय दोस्तों वही हैं जो नरम दल और गरम दल वाले थे। उस समय गरम दल उस समय से ये लगातार 1927 तक और ये लगातार बीच सक्रिय थे। में वहां भी चले गए थे, इनको केस के लिए भेजा गया था, अमेरिका भी चले गए थे इसी बीच। ओके। फिर ये वापस आए थे, फिर ये रेवोल्यूशनरीज में, तो वो बोलते ना जिसके मन में एक बार देश बस गया आ गया, वो फिर अब वापस नहीं कर सकता, वो लगा ही रहता है। इनकी डेथ हो जाती है और अब भगत सिंह और जो इनका पूरे जो साथी रहते हैं, अब ये लोग ये सोचते हैं चाहे सारे वाले कि हम इनका बदला कैसे लिया जाए। तो स्कॉट के एक ऑफिसर रहता है, वो इनको मारा रहता है, तो अभी लोग सोचते हैं कि हम लोग मारेंगे, बिकॉज एक जो होता है ना कि हम एक जवाब देंगे, ये लोग एक जवाब देने की भावना से ये लोग उसको मारने जाते हैं। बट जब ये लोग मारने जाते हैं, स्कॉट को न मार करके एक दूसरा ऑफिसर रहता है सॉन्डर्स, उसको ये लोग गोली मार देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। और जब स्कॉट की डेथ हो जाती है तो ये लोग वहाँ पे एक पूरा पैम्पलेट छपवाते हैं। जब ये लोग भाग, अब पुलिस इनके पीछे है, तो ये लोग एक पूरा पैम्पलेट छपवाते हैं, उसमें बताते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी को मारे, बट वो आदमी निर्दोष नहीं था, हम लोगों ने इसलिए उसको मारा और ये हमारा रिवेंज था। और यहाँ पे ये फिर से क्लियर करते हैं कि हम अपनी आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। सो अब ये भागते फिर रहे हैं और यहीं पे फिर अब एक जो नया एक्ट आता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्ट होता है पब्लिक सेफ्टी बिल। अब इस बिल में क्या होता है कि जो और भी रेवोल्यूशनरीज घटनाएं चल रही थी वहाँ पे जो जैसे माना जाता है जो कम्युनिस्ट घटनाएं थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो फॉरेनर्स थे वो भी इंडियंस की हेल्प कर रहे थे। ओके। तो ये चीज रोकने के लिए कि कोई फॉरेनर ब्रिटिशर्स, कोई फॉरेनर इंडियन की हेल्प ना करे, ये लोग ये बिल लेकर आते हैं। और जब इस बिल की चर्चा होने वाली होती है पार्लियामेंट में, उस समय ये जो बम है ये डालते हैं क्या बोलते हैं अपने भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त। उस बम को जो है लोग ऐसी जगह पे फेंकते हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता और किसी की ये हत्या नहीं करना चाहते हैं। ये बस वही होता है ना कि जो गूंगे बहरों की सरकार थी उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, और आप ये जो बिल ला रहे हैं, एक्ट ला रहे हैं, ये देश के खिलाफ है। ओके। सो और ये वहीं पे खड़े खड़े अपने आप को कोर्ट अरेस्ट भी करवा देते कि हम अपने आप को अरेस्ट करवाते, क्यों? क्योंकि ये अपनी पूरी बात पहुंचवाना चाहते थे। अब इनका अरेस्ट होता है, इनके ऊपर ट्रायल चलता है, बट जो ट्रायल होना था इनको लगा कि हम 3-4 महीने में बच जाएंगे, रिहा हो जाएंगे और वापस अपनी एक्टिविटीज चालू रखेंगे। बट होता यूं है कि ऐसे हर समय में एक जयचंद होता है, इनके ग्रुप में भी एक जयचंद था और उसने इनको लाहौर जो केस था, वो जो स्कॉट वाला केस था गोली वाला, उसमें आइडेंटिफाई कर लिया और इनको धारा 302 के अंदर अब रख दिया जाता है। ओके। सो मतलब जो इन्होंने प्लान आउट किया था इस तरीके से चीजें वैसे नहीं जा रही हैं। ओके। बिकॉज आप कहीं ना कहीं देखिए, जब ये जो केस हुआ था पब्लिक सेफ्टी बिल जहाँ पे बॉम्ब वाला केस था, जब उस असेंबली में मोतीलाल नेहरू जी भी थे और बहुत सारे इंडियन लीडर्स थे, और जब इनको बुलाया गया कि आप इनके खिलाफ एविडेंस दें, आप इनके खिलाफ साक्षी बने कि ऐसा बम फोड़ा है, तो मोतीलाल नेहरू और बहुत सारे भारतीयों ने बोला कि कौन सा बम फूटा था? कोई बम नहीं फूटा, हमको तो कोई पता नहीं चला। तो मतलब इससे समझ आता है कि आपके भले ही मतभेद हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, आइडियोलॉजीज अलग हो सकती है, बट जो आपका जो गोल है
आपके अंदर मन भेद नहीं होना चाहिए। आपका जो गोल है बिल्कुल। वो था देश को स्वतंत्र कराना, ये जो अंग्रेजों की चंगुलों से मुक्त कराना, वो दिखाता तो है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी का एक बहुत ही हाँ। शानदार कैरेक्टर सामने निकल के आता है कि उन्होंने भगत सिंह को बोल दिया कि भाई हम तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत बढ़िया। सो अब आगे चलती कहानी, अब इनके खिलाफ केस हो जाता है। बहुत लोग चाहते थे कि ये मर्सी पिटीशन डालें, बट इनका जो वो था कि मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता हूँ और मैं अपने जो देश के लिए काम करना चाहता हूँ। इनके पिताजी ने भी इनको बहुत परसुएट किया, बहुत लोगों ने इनको परसुएट किया कि आप यहाँ से मर्सी पिटीशन डाल दें, हम आपकी बदले डाल देते हैं, बट नहीं, इन्होंने नहीं किया। और 23 मार्च 1931 के दिन इनको फांसी दे दी जाती है। ये जो इनको जो फांसी देने की घटना थी, ये भी बहुत ही क्रूएल थी। बिल्कुल। क्योंकि डेट डिसाइड हुई थी 24-25 तारीख की, बट जेल के सामने, लाहौर जेल के सामने इतनी भीड़ उमड़ गई, इनके लिए इतना ज़्यादा अंग्रेजों के खिलाफ इतना आक्रोश था, इतना सपोर्ट था इनके लिए कि 23 तारीख की रात को इनको फांसी दे दी जाती है, भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को और राजगुरु जी को। और जब इनको फांसी दे दी गई तो इनकी जो बॉडी थी उसको पीसेस में करके, सोचिए कितना क्रूएल था, कितना इनह्यूमन था। डेड बॉडी को काट के इसको रावी नदी के किनारे इनकी जो लास्ट जो होते हैं लास्ट राइट्स भी नहीं हुआ और इनको ऐसे जलाने को फेंक दिया। वो तो यूं हुआ कि लोगों ने देखा कि पीछे बॉडी जल रही है और बदबू आई इनको, तो लोग जल्दी जल्दी गए, बचाए। और फिर जो उनकी जो लास्ट राइट्स, बोलते ना कि एक ह्यूमन डिग्निटी होती है, लास्ट रिचुअल्स करना। सो इस तरह से इनको लास्ट रिचुअल्स दिए गए। इसमें जो भगत सिंह जी की जो मेन बात है, जो लोगों को एक मोटिवेट करते हैं कि 24 साल का लड़का कैसे इतना मोटिवेटेड था, कैसे इतना डिटरमिन्ड था अपने देश के लिए कि उसने लेख लिखे और उसने बहुत सारे पर्चे बंटवाए, बहुत सारे अपने से बुक्स लिखी और फिर उतने ही उम्र में अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। बिल्कुल। सो इसीलिए लोग इनको आज की डेट में एक यूथ आइकॉन मानते हैं। इनको शहीद आज़म भी कहा जाता है, इनके बहुत सारे नाम हैं, इनको विद्रोही भी कहा, और आगे चल कर के कुछ हिस्टोरियंस, सो कॉल्ड हिस्टोरियंस ने इनको आगे चल कर के रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट भी कहा गया। अब आप सोचिए, क्या इनको टेररिस्ट कहा जाना चाहिए? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अपने देश के लिए लड़ना टेररिज्म है तो ये गलत नहीं है। आप एक क्रांतिकारी हैं, इन्होंने एक क्रांति लेकर के आई, इतने छोटे पीरियड में ये आए, और वैसे कहते हैं ना कि छोटे से पीरियड में आए और उन्होंने एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। 5-7 साल उन्होंने जो एक्टिविटी करी होगी, मेरे हिसाब से उस 5-7 साल की एक्टिविटी आज 70-80 साल बाद भी लोग याद कर रहे हैं। ये है एक इम्पैक्ट अपने देश के प्रति शहीद आज़म भगत सिंह जी का। और जो बहुत लोग बोलते हैं, सॉरी टू इंटरव्यू, कि ये हिंसक थे, ये वायलेंट थे। अंतिम में जब इनकी वो होने वाला था, इनको फांसी देने वाली थी, उससे कुछ समय पहले भी इन्होंने लिखा था कि ऐसे रेवोल्यूशन करके या सिंगल, मतलब होता ना कि एक इंडिविजुअल हीरोइज्म करके आज़ादी नहीं मिल सकती, हम लोग को एक मास मूवमेंट करना पड़ेगा। और उस मास मूवमेंट में अगर वायलेंट भी हो तो वो गलत नहीं है, बट इंडिविजुअल हीरोइज्म के अगेंस्ट थे। तो धीरे धीरे जो होता है ना कि आदमी के आइडियाज, और 24 इयर्स के वो, तब भी इनका आइडियोलॉजिकल आप उस एज में, आज की डेट के लड़के उस एज में पबजी और गर्लफ्रेंड और यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। दोस्तों इमेजिन करिए किस लेवल का उनके अंदर देशभक्ति थी। अनडाउटेडली वो एक गिफ्टेड पर्सन थे, जो जिनके प्रति जिनके मन में देश के प्रति इतना प्यार था। और मैं सैल्यूट करता हूँ उस जमीन को जहाँ से वो आए हैं, उस परिवार को जहाँ वो जन्मे हैं। वो परिवार में ही जोश था। उनके चाचा अजीत सिंह जी भी ऐसे ही क्रांतिकारी थे और भगत सिंह जी भी ऐसे ही क्रांतिकारी। तो इसी समय और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही थी, मैं चाहूँगा ये बताओ। तो अब 1924 में मार्च के महीने में गांधी जी भी जेल से वापस आ गए। हुआ क्या था कि 1922 में जब इनको जेल हुई थी तो इनको 6 साल की जेल हुई थी। ओके। अब गांधी जी बीमार हो गए थे। अब हिस्टोरियंस का कहना है कि ये बीमार हुए थे या फिर इन्होंने बीमारी का बहाना बनाया था, ये अलग बात है, बट बीमारी के कारण इनको रिलीज कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों को भी ये चीज़ पता रहती है कि अगर गांधी जी को जेल में कुछ होने पाया तो एक चौरी चौरा नहीं 100-200 चौरी चौरा हो जाएंगे और इनका कुछ नहीं होगा। तो अंग्रेज इस बात पे कहीं ना कहीं बहुत ही स्मार्ट थे, वो जानते थे। राइट, इनको ये पता था। सो अब मैंने जैसे पहले वीडियो से बताया था कि अब कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं 2 गुट बन रहे थे, और गांधी जी इसके बहुत ही खिलाफ थे कि जो कुछ कांग्रेसी हैं वो सरकार में रह के जाना चाहते हैं। ओके। और इसी बीच जो कांग्रेस पार्टी थी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली थी कि ठीक है, आप
रह करके, कांग्रेस के भीतर ही रह करके आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। बट गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, तो गांधी जी ने को बहुत मनाया गया और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था कि जो रिमोट कंट्रोल था कांग्रेस का वो अब गांधी जी के हाथ में था। बट आते आते जब उनको समझाया गया कि ये भी जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर रहकर भी ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे देश की आवाज़ ही उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उनके जितने भी वो एक्ट्स आने वाले थे उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सो गांधी जी ने चलो ठीक है मान लिया और तो 1924 के एंड तक, नवंबर तक ये अब इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो कांग्रेस का सेशन होना था दिसंबर 1924 में बेलगाम में, सिर्फ एक यही वही सेशन है जब गांधी जी कांग्रेस का कोई सेशन प्रिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि अब कांग्रेस को हम लोग को और बढ़ाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इसी बीच अब क्या होता है, मैंने बताया था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये झंडा सत्याग्रह और बोरसाद सत्याग्रह कर चुके थे। अब इनका जो एक नया जो सत्याग्रह करना था वो था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में बात ये थी कि जो वही फिर से जो किसान के मामला थे, अब हम लोग आ गए हैं पहुँचते पहुँचते हम लोग 1928 में, बिकॉज इधर पे जो गवर्नमेंट के अंदर वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अब विफल भी हो रहे हैं बिकॉज मोतीलाल नेहरू, बिकॉज इनको लगा था कि हम जितना काम कर सकते हैं वो इतना काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच जो कांग्रेस के बाहर जो दूसरा धड़ा था वो अब उनके बाहर रह के काम कर रहा है और यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह होता है 1928 में, जहाँ पे किसानों की प्रॉब्लम रहती है। और अगर हम इसको फिर से वर्ल्ड उसमें लिंक करें तो 1929 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी ग्रेट डिप्रेशन का एरा चल रहा था। सो सब जगह अब जो चीज़ें हैं वो महंगी होने लगी थी और इन लोगों को जो बारडोली के जो किसान थे उन लोगों को अब सही तरीके से पैसा नहीं मिल रहा था। सो इस चीज़ को फिर से ये उठाते हैं अपने वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे वुमेन, पहली बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारी वुमेन इनके साथ आती हैं और इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली इस जो सत्याग्रह को है उसको लीड किया और यहीं से उनको सरदार का टाइटल मिलता है और अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए थे। सो अब ये अब एज अ लीडर इस्टेब्लिश हो गए हैं। 1928 की बात है। एक तरफ साइमन कमीशन भी आ चुका है, मैं जिसके बारे में मैंने बताया है। साइमन कमीशन क्या है कि साइमन कमीशन 1919 में जब एक एक्ट आया था तो इन्होंने बोला था कि हम आगे आने वाले चीज़ों को बदलने के लिए एक लॉ बनाएंगे और उस लॉ बनाने से पहले हम एक वहाँ पे कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी, जब ये कमेटी बनती तो वो होती है, उसका नाम दिया जाता है साइमन कमीशन, बिकॉज उसका हेड था साइमन। जब ये कमेटी आती तो हम लोग को लगा था, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको लगा था कि उस कमेटी में इंडियंस को भी लिया जाएगा। बट जो कमेटी बनती है वो पूरी ऑल वाइट कमेटी बनती है, इससे अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था। इसीलिए जब साइमन कमीशन आया तो जगह जगह विद्रोह हुए और इसकी जो एक कड़ी रहती है वो पंजाब लाहौर में होती है। अब विद्रोह होने का एक तरीका बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ कि जब भी ये कहीं जाते थे, जैसे मुंबई से जब पुणे जा रहे थे, तो अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो अच्छी बात है, मुंबई पुणे जब रेल लाइन जाती है उसी के बाजू में रोड भी जाती है। तब ये जब ये जा रहे थे रेल लाइन से तो उसी के बाजू में जितने भी हमारे लीडर्स थे जो वो कर रहे थे इसके अगेंस्ट थे, वो कार से चला था और उनको काला झंडा दिखा रहे थे कि साइमन गो बैक। तो अब जैसी साइमन खिड़की खोलता उसको लिखा दिखता साइमन गो बैक। अब ये पहुंचे लखनऊ में पूरा कर्फ्यू करा दिया गया कि भैया इनको कभी भी कोई काले झंडा नहीं दिखाए। वैसे भी काले झंडे से आज हमारे लीडर्स डरते हैं। सो काला झंडा इनको जैसे ना दिखाया जाए। तो अब नया तरीका क्या देखिए कि जहाँ पे वो रुके थे वहां पे पतंग से इनकी पतंग में उतरवाई गई और वहां पे लिखा था साइमन गो बैक। सो ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट चलते गए साइमन के अगेंस्ट। और अब कैसे गांधी जी साइमन प्रोटेस्ट को लीड करेंगे और साइमन प्रोटेस्ट से आगे कैसे नमक के नाम पे एक नया रेवोल्यूशन होगा, ये हम अब देखेंगे आगे आने वाली कड़ी में। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच प्रकाश कहानी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। हम 1932 में पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी 47 भी आ जाएगा और उस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हो जाएगा। मैं हर बार जब ये बात बोलता हूँ मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है। और आज के एपिसोड में जो शहीद आजम की स्टोरी प्रकाश ने बताई, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते जाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार हमें यहीं दिखाते रहिए। तो दोस्तों इसी तिरंगे के लिए जो हमने अपने बैकग्राउंड में लगाया, लोगों ने जान दी है, कई लोगों ने हंसते हंसते जान दी है, जिसके जो आप लोग कहानियाँ सुन रहे हैं। इस तिरंगे को हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना है। आप भी इस साल अपने घर में तिरंगा लहराइए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाइए, प्यार से मनाइए और ऊपर वाले से, भगवान से प्रे करिए, हे भगवान हमारा भारत देश यूं ही खिलखिलाता रहे,
हरा भरा रहे, मुस्कुराते रहे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, नमस्ते।